मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से किसी भी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह अंक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय कला का परिचय। यह ऑडियो के रूप में प्रस्तुति है। एनसीईआरटी की किताबें केवीएस, एनवीएस और DSSB की टीजीटी कला की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्यों की कला की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो फिर आइए सुनते हैं। अत्यंत प्राचीन यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न कोई पुस्तक है न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय न तो कागज था न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता रहा होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों का खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे हों। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पुरापाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। दुनिया भर में इस काल की अनेक ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867-68 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्टामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। काकबर्न, एडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैलचित्रों के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर खोजे गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैलचित्र मिले हैं, जैसे कि अल्मोड़ा के
बारेछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथून वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक अत्यंत आकर्षक दृश्य है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बनाए गए हैं। कश्मीर से भी 2 शिलापट्ट मिले हैं जिन पर चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कि कुपगल्लू, पिकलीहाल और टक्कलकोटा सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकित, मानव, त्रिशूल आदि हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम बनाए गए हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं और वहाँ ऐसे जंगलों और जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्रागैतिहासिक शैलचित्र वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर V.A. वाकणकर के द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा आदि लगाने जैसे अनेकों घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार
कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पुरापाषाण युग और तीसरा ताम्रपाषाण युग। इन 3 कला विधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला अवधियां आती हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर पुरापाषाण युग यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड। पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे कि भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं यानी कि वॉश पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक पीरियड, दूसरी कलावधि यानी कि मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों से सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंघा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है और कुछ चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में, विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में, मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निवस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछल कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुलियों के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थीं, लेकिन सफेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, उससे बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफेद रंग संभवतः चूने पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज के चट्टान के टुकड़ों को पीस कर
पाउडर बनाया जाता था, फिर उसमें पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ मिलाकर, जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला हुआ गोंद, उसमें मिलाया जाता था। इस प्रकार से रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए इन चित्रों को बनाया जाता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण बने हुए हैं क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन सैलासरों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या सैलासरों में मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी भी नहीं रहते थे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। सैलासरों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या सैलासरों की छतों के पास बने हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए? शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप में मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐसी चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका के कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ भी ये प्रश्न है कि मतलब कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे? इसका एक कारण यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी, तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना जो है चित्रित करता था। और या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय में एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए हों। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए
छोड़ गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक भारतीय कला का परिचय कक्षा 11 से। टॉपिक होगा सिंधु घाटी की कलाएं। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।